अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के बाद उनको किस तरह से लेजर अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है और फिर 10 कॉलम वर्कशीट कैसे बनाते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज का लेजर अकाउंट पे और फिर 10 कॉलम वर्कशीट पे क्या इम्पैक्ट आता है, ये हमने डिटेल में देखना है। प्रॉब्लम है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम 1 सिस्क्यूएना इक्विपमेंट रेंटल, और ये एक डिटेल प्रॉब्लम है, हमने स्टार्ट की भी है। इसमें हमने इससे एसोसिएटेड जो लेक्चर थे, लेक्चर 1 इसमें हमने देखा था कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। लेक्चर 2 में हमने जर्नल लेजर्स बनाए थे और फिर हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था। इसके बाद हमने लेक्चर 3 में एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी। आज हम एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद यानी कि हम देखेंगे रिक्वायरमेंट नंबर 5 जो हमारी है, इससे हम एडजस्टिंग एंट्रीज को लेजर अकाउंट्स में कैसे पोस्ट करते हैं। पोस्ट द दिसंबर एडजस्टिंग एंट्रीज टू एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट, ये हमारा टारगेट है रिक्वायरमेंट नंबर 5। और रिक्वायरमेंट नंबर 6 जिसमें हमने क्या करना है, कंप्लीट द 10 कॉलम वर्कशीट फॉर द ईयर एंडेड। और हमने ना सिर्फ लेजर अकाउंट्स बनाने हैं बल्कि हम ये देखना है कि एडजस्टिंग एंट्रीज को 10 कॉलम वर्कशीट में किस तरह से पोस्ट करते हैं और उसकी क्या एसोसिएशन है जो आपके लेजर्स होते हैं उसके बैलेंसेस के साथ। तो अब हम एक्सेल शीट शेयर करते हैं और एक्सेल शीट में ये जो आपके पास सस्क्यूएना इक्विपमेंट रेंटल्स की एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, ये एडजस्टिंग एंट्रीज हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बनाई थी और हमने डिस्कस किया था कि एडजस्टिंग एंट्रीज हम कैसे बनाते हैं और उसकी क्या एसोसिएशन होती है। डेबिट क्या करते हैं, क्रेडिट क्या करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो लेक्चर नंबर 2 था, लेक्चर नंबर 2 में हमने ये देखा था कि हमने जर्नल एंट्रीज बनाई थी और लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में हमने इन जर्नल एंट्रीज से हमने जर्नल लेजर बनाया था और जर्नल ट्रायल बैलेंस बनाया था। जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था जर्नल लेजर से, वो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था क्योंकि ये एडजस्टमेंट बनाने से पहले का ट्रायल बैलेंस है। इसमें खास बात ये थी कि हमने ये इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। इस ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई गई थी जो कि लेक्चर 3 में था। उसके बाद हमने ये जो लेजर्स हैं, ये लेजर्स हमने आज के सवाल में हमने एज इट इज कॉपी किए हैं और हम देखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज वन बाय वन पढ़ने के बाद हम उनको लेजर्स में कैसे पोस्ट करते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री नंबर 1 है, रेंट एक्सपेंस हम डेबिट कर रहे हैं और प्रीपेड रेंट हम क्रेडिट कर रहे हैं। ये देखिए 4000 से रेंट एक्सपेंस हम डेबिट कर रहे हैं। हमने पहले रेंट एक्सपेंस नहीं बनाया था तो अब हम रेंट एक्सपेंस पहली एंट्री बना रहे हैं। सिंपल डेबिट साइड पे रेंट एक्सपेंस था तो ये हमने डेबिट साइड पे लिख दिया और दोनों साइड हमारे फिर बैलेंस हो जाएंगे। हम हायर बैलेंस दोनों पे लिखते हैं तो यहाँ पे हमने हायर बैलेंस लिख लिया क्योंकि क्रेडिट साइड पे हमारा क्या है, कोई बैलेंस मौजूद नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। क्लोजिंग बैलेंस किस तरह लिखेंगे कि डेबिट वाला बैलेंस में से हम क्रेडिट बैलेंस माइनस कर देंगे। डेबिट साइड पे हमारे 4000 है, क्रेडिट साइड पे 0 है, तो 4 में से 0 माइनस करें तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस 4000 ही आ जाएगा। और ओपनिंग बैलेंस फिर हमारा ऑपोजिट साइड पे होता है जो कि कितना आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस को ही हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया रेंट एक्सपेंस का। तो एंट्री में दो चीजें हैं, एंट्री में दो चीजें कौन सी हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। तो यहाँ पे प्रीपेड रेंट है, ये 12,000 हमने एडजस्टमेंट से पहले एंट्री पोस्ट की थी और अब हम यहाँ पे 4000 से क्रेडिट कर देंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस हम फाइंड आउट करेंगे सिंपल। आपके पास जो डेबिट बैलेंस है 12,000, इसमें से क्रेडिट बैलेंस माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना कम आ जाएगा, यहाँ पे 8000 का डिफरेंस आ रहा है तो ये 8000 हमने लिख लिया। दोनों तरफ हमारे पास बैलेंस टैली हो गए, दोनों तरफ हमारे पास 12,000 और 12,000 हो गया। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही नेक्स्ट पीरियड कैरी फॉरवर्ड हो जाता है जो कि आपका 8000 आ रहा है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लिखते हैं तो यहाँ पे हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे आपका बैलेंस जो है वो आपका प्रीपेड रेंट जो है यहाँ पे ज्यादा है, यानी डेबिट साइड पे ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट है, तो हम देखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ पे है और इंटरेस्ट पेबल हमने क्रेडिट किया है 500 से।
तो हम इंटरेस्ट का लेजर अकाउंट देखेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट साइड पे, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने 400 से नहीं 500 से एंट्री पास की हुई है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 500 से हम डेबिट कर देंगे। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस 500 से हमने डेबिट कर दिया, और इंटरेस्ट पेबल क्योंकि लाइबिलिटी है तो 500 से क्रेडिट हो गया। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस हम कैसे करेंगे कि हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास डेबिट आ रहा है और यहाँ पे क्रेडिट पे कोई बैलेंस नहीं है। डेबिट क्रेडिट हम माइनस करेंगे और यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कितना बैलेंस आ रहा है? 500। सो दोनों साइड पे अब आप बैलेंस कर लें 500, और इधर भी 500 आ गया। और जहां पे क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके ऑपोजिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस का बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। बिल्कुल इसी तरह लाइबिलिटी यानी इंटरेस्ट पेबल आप देख लें, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हो रहा है और डेबिट पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो क्लोजिंग बैलेंस हम कैसे मालूम करेंगे? 500 में से हम जीरो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 500। अब हमारे दोनों साइड जो है वो टैली हो गए, दोनों साइड पे हमने इस तरह बैलेंस करना है। और ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या आ गया? जो क्लोजिंग बैलेंस था वही ऑपोजिट साइड पे कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो ये हमारी सेकेंड एंट्री थी इंटरेस्ट पेबल की, जो हमने कैरी फॉरवर्ड कर दी। उसके बाद आप डिप्रिसिएशन एक्सपेंस देख लें। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 2500 से डेबिट हो रहा है और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 2500 से क्रेडिट हो रहा है। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का हम अकाउंट देखते हैं। डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है। एक्सपेंस डेबिट, हमेशा एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है। और कितनी अमाउंट की बात हो रही है? 2500 की। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 2500 से हमने डेबिट कर दिया। क्लोजिंग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लोजिंग हम फाइंड आउट करेंगे 2500 में से 2500 डेबिट आ रहा है और क्रेडिट बैलेंस जीरो आ रहा है, तो हम 25 में से जीरो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 25 ही आ जाएगा। तो एक साइड 25 बैलेंस हो गया, दूसरे साइड भी 25 बैलेंस हो गया। ये हमने बैलेंस करना होता है, बैलेंस करके दिखाना होता है। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके ऑपोजिट साइड पे हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, तो ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया जो कि 2500 आ रहा है। इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे होगा। क्रेडिट साइड पे कितना होगा? 2500। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 2500 ही आएगा, और बैलेंस हमारा टैली हो गया 2500 और ये 2500 हो गया। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ऑपोजिट साइड पे उसका ओपनिंग बैलेंस होता है, जो कि कितना आ रहा है? 2500 एज इट इज हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया। तो ये हमारी एंट्री नंबर 3 थी। एंट्री नंबर 4 में देखें, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट 400 से। तो हम ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस चेक करेंगे। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का हमारे पास लेजर अकाउंट मौजूद है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का लेजर अकाउंट मौजूद नहीं है, तो मौजूद नहीं होता उसको हम नया बना लेते हैं। तो हम नया बना लेते हैं और इसका हम नाम क्या दे देंगे? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम नया बना लेते हैं। इसका हम नाम दे रहे हैं ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। और ऑफिस सप्लाईज 400 से डेबिट हो रहा है, ये देखिए ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 400 से डेबिट हो रहा है। तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस हम किससे डेबिट कर देंगे? 400 से डेबिट कर देंगे। दिस वन। ये क्यों नहीं डेबिट हो रहा? यहाँ पे एंट्री आएगी 400, और इसी तरह जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो भी कितना आ जाएगा? 400। तो जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके ऑपोजिट हम ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। ये 400 बैलेंस आ गया। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट था तो ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट था।
तो हम देखते हैं ऑफिस सप्लाईज हमारे पास कहाँ मौजूद है, ऑफिस सप्लाईज हमारे पास ये मौजूद है। तो ऑफिस सप्लाईज हम क्रेडिट कर देंगे 400 से। तो एक बार फिर हम इसको बैलेंस करने का तरीका देख रहे हैं। डेबिट में से हम क्रेडिट माइनस करते हैं जो कि 600 आ रहा है, और जहां पे अमाउंट कम होती है वहां पे हम 600, ये हमने बैलेंसिंग फिगर लिख ली। एक साइड पे डेबिट साइड पे 1000 आ रहा है, और क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग को प्लस करके भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है। और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है वही आपका अगले पीरियड या नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ वो क्या हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड एज इट इज हो जाता है। तो ये हमारा ऑफिस सप्लाईज था, 400 से हमने क्या किया हुआ था, क्रेडिट किया हुआ था। नेक्स्ट एंट्री है अनअर्न्ड फीस रेंटल, हमने डेबिट किया हुआ है, और फीस रेंटल जो है वो हमने क्रेडिट किया हुआ है। तो अनअर्न हम देखते हैं, अनअर्न ये हमने बनाया हुआ है दिस वन। ओके, तो अनअर्न फीस रेंटल हमने डेबिट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3700 डेबिट कर देंगे। अब बैलेंस हम किस तरह करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस हम किस तरह करेंगे, जो हाईएस्ट बैलेंस होता है, हाईएस्ट हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो 8000 आ रहा है, तो 8000 में से हम 3700 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो 4300 आ रही है। तो यहाँ पे 43 में से 37 ऐड करें तो ये भी 8000 आ रहा है, और दूसरे साइड पे भी हमारा 8000 आ रहा है। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही आपका कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पे ओपनिंग हमारे पास कितना आ गया, 4300 बैलेंस आ गया। ये फीस रेंटल अर्न था, ये हमने इस एंट्री में डेबिट किया था। क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट हम कर रहे हैं फीस रेंटल अर्न, ये अर्न हमने पहले डेबिट किया था और फीस रेंटल हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि फीस रेंटल का हमारे पास अकाउंट कहाँ मौजूद है, ये अकाउंट हमारे पास फीस रेंटल का मौजूद है क्रेडिट साइड पे। और क्रेडिट साइड पे कितनी अमाउंट से हमने एंट्री पास की थी, 3700 से। तो 3700 से हमने क्रेडिट कर दिया। इसको हम क्या करेंगे, डेबिट पे कुछ नहीं है तो सिंपल हम तीनों क्रेडिट जो अमाउंट है वो ऐड कर लेंगे, यानी 20,000, 18,000, और हम ऐड कर देंगे 3700। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो कि 41,700 आ रहा है। दोनों साइड हम बैलेंस कर लेंगे, 41,700 से, दूसरी तरफ भी 41,700 से, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ऑपोजिट साइड पे वो हमारे पास 41,700, ये हमने लिख लिया आपका क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में हमारे पास है अकाउंट्स रिसीवेबल 1500 से, दिस वन अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। तो हम चेक करते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल मौजूद है, तो बिल्कुल हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल मौजूद है। और कितने से अकाउंट्स रिसीवेबल मौजूद है, 1500 से हम डेबिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डेबिट कर लिया। अब इसको हम टोटल कैसे करेंगे, जितनी भी डेबिट साइड वाली अमाउंट है वो नजर आ रही है कि वो ज्यादा है, यानी 6000 में 4400 प्लस करें और 1500 प्लस करें तो हमारे पास जो टोटल बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 11,900। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 11,900, दूसरी साइड पे भी क्या होना चाहिए, 11,900। तो यहाँ पे लेकिन क्रेडिट पे 2000 का बैलेंस है, तो 2000 का हम बैलेंस माइनस कर देंगे। तो असल में जो आपका बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9,900। यही आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 9,900। हमने क्या किया, तमाम डेबिट को प्लस किया और उसमें से 2000 क्रेडिट माइनस कर दिया, तो हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस आ गया। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल के साथ फीस रेंटल भी क्रेडिट हो रही है 1500 से। तो अभी हमने फीस रेंटल का अकाउंट बनाया था, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मजीद 1500 से हम क्रेडिट कर देंगे। ये देखिए, ये फीस रेंटल रेंटल फीस अर्न का अकाउंट है। तो अब जब हमारे पास मजीद आ जाएगा 1500, यानी 41,700 पहले था, इसमें हमने 1500 प्लस किया तो 43,200 आ रहा है। तो यहाँ पे हम बैलेंस चेंज कर देंगे, इसको हम 43,200 कर देंगे। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 43,200 हो जाएगा। दूसरी साइड पे भी 43,200 हो जाएगा। और ओपनिंग बैलेंस तो हम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, जैसे जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है तो वो कितना हो जाएगा, 43,200। तो ये हमारी थी एंट्री नंबर अकाउंट्स रिसीवेबल की, दिस वन, ये हमने 1500 से एंट्री पास की। दो एंट्री और है हमारे पास, एक सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट।
तो हम देखते हैं कि सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट हमारा ये मौजूद है। कितने से सैलरीज एक्सपेंस हमारी डेबिट हो रही हैं? 1400 से सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रही हैं। तो सैलरीज एक्सपेंस के अकाउंट में हम आ जाते हैं और 1400 से डेबिट साइड पे हम एंट्री पास कर देते हैं। अब अगर हम देखें तो तीनों अमाउंट हमारी डेबिट साइड पे, यानी 5200, 5200 और फिर हम इसमें प्लस कर देंगे 1400, तो हमारे पास टोटल जो बैलेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 11,800। तो दूसरे साइड पे भी क्या आना चाहिए? 11,800। तो हम क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे 11,800, तो हमारा ये बैलेंस टैली हो जाएगा। और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम क्या करते हैं? ऑपोजिट साइड पे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। लास्ट एंट्री हमारी रह गई है इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट। तो अभी हमने इनकम टैक्स की एंट्री नहीं बनाई थी, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस हम डेबिट कर देते हैं। कितने से हम कर रहे हैं? 9080 से हमने डेबिट किया। इधर कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस हम लिख लेते हैं। कौन सा बैलेंस हमारा आ जाएगा? वही जो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि और कोई बैलेंस नहीं है। 9080 और 9080 ये हमारा आ जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, जो कि हमारा आ रहा है 9080। सो ये इनकम टैक्स एक्सपेंस था। इनकम टैक्स पेबल हम देख लेते हैं। इनकम टैक्स पेबल भी हम इसी तरह लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 9080, 9080। और क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग साइड पे कोई नहीं था, तो जीरो माइनस किया तो हमारा बैलेंस क्या आ रहा है? यही आ रहा है 9080। और टोटल भी हमारा कितना हो गया? 90880। और दूसरी साइड पे भी कितना हो जाएगा? 9080। और हमारा ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस की बजाय सिर्फ हम ओपनिंग लिख लेते हैं 9080। ओके। सो ये जर्नल लेजर थे, लेकिन इस जर्नल लेजर्स में अमाउंट पहले से मौजूद थी। और वो अमाउंट कहाँ पहले से मौजूद थी? वो अमाउंट हमने जो लास्ट लेक्चर में जर्नल लेजर बनाए थे, जर्नल एंट्रीज से, ये वो वाली अमाउंट थी, ये कैरी फॉरवर्ड हुई थी। उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई और एडजस्टिंग एंट्रीज को भी इन्हीं लेजर में हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद हमारी जो एक और रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो भी हमने डिस्कस की, हमारे पास सवाल में मौजूद है, वो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट नंबर 5 अभी हमने कैलकुलेट की है। रिक्वायरमेंट नंबर 6 है 10 कॉलम वर्कशीट। तो अब हम क्या करने लगे हैं? नेक्स्ट काम हम करने लगे हैं 10 कॉलम वर्कशीट। 10 कॉलम वर्कशीट के लिए फॉर द टाइम बीइंग हम जर्नल लेजर जो है वो क्या कर रहे हैं? वो हम जर्नल लेजर हाइड कर देते हैं और डायरेक्ट हम यहाँ पे 10 कॉलम वर्कशीट बनाते हैं। ये 10 कॉलम वर्कशीट बनाने के लिए जो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, ये हमने लास्ट रिक्वायरमेंट में ये कंप्लीट किया था। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस 349,700। तो ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बेसिकली इसी के साथ हम ये हमने कॉपी किया है और हम फिर यहाँ पे बना रहे हैं 10 कॉलम वर्कशीट। इसमें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हमारे पास जो जो हमारे पास यहाँ पे हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई हैं, वो हम एडजस्टमेंट्स के कॉलम में कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेंट एक्सपेंस डेबिट है, तो हम ढूंढेंगे रेंट एक्सपेंस कहाँ है। अगर यहाँ कहीं एक्सपेंस मौजूद नहीं है तो हम इसको नेक्स्ट कॉलम में लिख देंगे। और प्रीपेड रेंट हमने क्या किया हुआ है? प्रीपेड रेंट हमने क्रेडिट किया हुआ है, तो ये प्रीपेड रेंट मौजूद है और इसको हम कौन से कॉलम में लेके आ जाएंगे? क्रेडिट कॉलम में। तो पहली एंट्री देखते हैं। क्योंकि रेंट एक्सपेंस ऊपर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिखा है, लिखना पड़ेगा रेंट एक्सपेंस हमने लिख दिया। और डेबिट कॉलम में 4000 डेबिट हो रहा है, तो ये 4000 हमने डेबिट कर दिया। प्रीपेड रेंट 4000 से क्रेडिट हो रहा है, तो ये प्री पेड रेंट 4000 से हमने क्रेडिट कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? जर्नल एंट्री जो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं उनको कॉपी कर रहे हैं और एडजस्टमेंट्स के कॉलम में हम क्या करते जा रहे हैं? पेस्ट करते जा रहे हैं। इस कॉपी पेस्ट प्रोसीजर को हम पोस्टिंग कहते हैं, तो हम पोस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंट्री है, एंट्री नंबर 2, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। और अगर हम अपने ट्रायल बैलेंस में देखें तो ना इंटरेस्ट एक्सपेंस है और ना इंटरेस्ट पेबल है, यानी दोनों हमें लिखना पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। और ये कितने से डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं? 500 से। तो हम एडजस्टमेंट के कॉलम में आ जाते हैं। 500 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और 500 से इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? एडजस्टमेंट में कॉपी पेस्ट किया। फिर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 2500 से डेबिट और एक्यूमुलेटेड 25 से क्रेडिट हो रहा है। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ऊपर ये भी मौजूद नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ नीचे लिख लेंगे और हम इसको क्या लिखेंगे? डिप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितनी आ रही है? 2500। तो 2500 से हम एंट्री पास कर देंगे दोनों साइड पे। तो डेबिट क्रेडिट हमने एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट। तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी मौजूद नहीं है। जो चीजें मौजूद नहीं है हम उनको क्या करते जाएंगे? सिंपल हम उनको लिखते जाते हैं। सो हम यहाँ पे एक स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। सो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस एडजस्टिंग एंट्री में कितने से डेबिट हो रहा है? 400 से डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम उसको 400 से डेबिट कर लेते हैं। और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो रहा है। ऑफिस सप्लाईज ये हमारे पास मौजूद है, तो 400 से हम क्रेडिट कॉलम में आ जाते हैं और 400 से हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री है वो है अनअर्न्ड फीस रेंटल, डेबिट हो रहा है 3700 से। ये अनअर्न्ड फीस रेंटल ये हमारे पास मौजूद है, डेबिट कॉलम में है, तो 3700 से हमने इसको डेबिट कर दिया। और क्रेडिट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है फीस रेंटल अर्न, हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, तो फीस रेंटल अर्न ये मौजूद है। तो ये क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया 3700। उसके बाद हमारे पास मौजूद है अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट। तो हम चेक करते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। डेबिट कॉलम में 1500 से हमने एंट्री पास की है, तो हमने 15 से कर दी। और क्रेडिट हम क्या करेंगे? फीस रेंटल अर्न। तो फीस रेंटल अर्न, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक मौजूद है, तो हम यहाँ पे प्लस करके लिख देते हैं। कितनी अमाउंट है? 1500। तो ये हमने 1500 प्लस करके लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। तो सैलरीज एक्सपेंस हम चेक करें, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, हम डेबिट में लिख लेते हैं 1400, लेकिन सैलरीज पेबल हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सैलरीज पेबल हमने यहाँ पे लिख दिया। और कितने से हमने लिख दिया? हमारी एंट्री थी 1400, तो 1400 से हम पेबल लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1400 से। ये हमने एंट्री पास कर दी। लास्ट हमारे पास रह गया है इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट। तो हम इनकम टैक्स की एंट्री भी पास कर लेते हैं। हम थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लें यहाँ पे। सो this one and again this one। तो सैलरीज एक्सपेंस हम ऊपर ले जाते हैं और हम इस तरह करते हैं कि सैलरीज पेबल हमारी कितनी आ रही हैं? क्रेडिट साइड पे 1400, ये हमने लिख ली। अच्छा, ये हम डिलीट कर देते हैं और हमारे पास एंट्री कौन सी रह गई है? इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट, ये ऊपर मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट। और कितनी अमाउंट है? ये अमाउंट है 9080 से डेबिट हो रहा है, 9080 से क्रेडिट हो रहा है। हमने एंट्री सही पोस्ट की है या नहीं सही पोस्ट की है, हम एक बार इसको टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको हम साइन ऑफ इक्वालिटी लगा देते हैं ताकि हमारे पास वो आ जाए, क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब हम डेबिट टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट साइड हमारी ट्रायल बैलेंस में कितनी, एडजस्टमेंट्स में कितनी आ रही है, और क्रेडिट साइड भी हम टोटल कर लेते हैं। और अगर हम देख लेते हैं कि ये हमारी बैलेंस आ रही है कि नहीं आ रही, तो आप देख लें दोनों साइड हमारी बैलेंस आ रही है। इसका मतलब है एडजस्टमेंट हमने सही पेस्ट की है फ्रॉम एडजस्टिंग एंट्रीज टू एडजस्टमेंट्स के कॉलम में। उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का क्या मामला होता है कि आप अमाउंट
डेबिट डेबिट यानी कि ये जो दो कॉलम है, पहले वाले दो कॉलम, इनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं एडजस्टमेंट के दो कॉलम में। तो हम इन चार कॉलम को मिला के हम नेक्स्ट जो है कॉलम नंबर 5th एंड 6th बनाते हैं। रूल ये है कि अगर आपके पास इन दो कॉलम में डेबिट अमाउंट आ रही है और इधर डेबिट आ रही है, तो डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा, क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाएगा। और अगर डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट डेबिट होगा तो अमाउंट माइनस हो जाएगी। तो अब यहाँ पे कैश देखिए 65,000, इसमें कोई एडजस्टिंग एंट्री मौजूद नहीं है, तो ये हमने 65 एज इट इज कॉपी कर लिया। अकाउंट्स रिसीवेबल ये भी डेबिट पे और ये भी डेबिट पे, तो डेबिट डेबिट हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। किस तरह प्लस करेंगे, 8400 में हम 1500 प्लस कर लेंगे, जो कि हमारा आ रहा है 9900। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज डेबिट पे है, इधर क्रेडिट पे है, डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएगा। तो हम माइनस करेंगे 1000 में से 400, तो 600 आ जाएगा। इसी तरह प्रीपेड रेंट डेबिट और क्रेडिट है, डिफरेंस साइन है, तो हम माइनस कर लेंगे और अमाउंट माइनस होके किस साइड पे बच जाएगी, यानी जहां पे ज्यादा होगी वही हम लिखेंगे। तो 12 में से 4 माइनस किए तो 8000 आ गया। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की अभी हमने कोई एंट्री नहीं बनाई है, तो ये 96 एज इट इज आ गया। ऑफिस रेंटल जो रेंटल इक्विपमेंट है उसकी कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं है। अकाउंट्स पेबल हमारे पास क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद डिविडेंड पेबल हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, कोई एंट्री नहीं है। लेकिन अनअर्न्ड अगर आप चेक करें तो अनअर्न्ड देखें 8000 आपका क्रेडिट पे है और 3700 आपका डेबिट पे है। तो क्रेडिट डेबिट दो डिफरेंट साइन है, तो अमाउंट माइनस कर देंगे। माइनस करके 4300 आ रहा है और किस साइड पे आ रहा है, हैवियर बैलेंस कहाँ है, क्रेडिट साइड पे, तो हमने क्रेडिट लिख दिया। नोट्स पेबल की कोई एडजस्टिंग नहीं है, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। कैपिटल स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। डिविडेंड पेबल लायबिलिटी साइड पे है, कोई एडजस्टिंग नहीं है, ये हमने कॉपी कर लिया। अनअर्न फीस आप देखें, सॉरी अर्न रेंटल फीस अर्न दोनों ही क्रेडिट पे हैं, यानी कि एक आपका जो है वो 38,000 है और दूसरा क्रेडिट 5200 है। हम दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास आंसर आएगा 43,200, हमारे पास बैलेंस आ रहा है। सैलरीज एक्सपेंस दोनों डेबिट साइड पे हैं, यानी 10,400 और 1400 ये दोनों डेबिट साइड पे हैं। डेबिट डेबिट है, साइन सिमिलर है, तो हमने इसको प्लस कर दिया। मेंटेनेंस की कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, यूटिलिटी की कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, एज इट इज कॉपी कर दिया है। ये टोटल हम छोड़ देंगे। रेंटल एक्सपेंस कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड पे है, तो ये हमने कॉपी किया। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट साइड पे है, ये हमने कॉपी किया। इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट साइड पे है, ये हमने कॉपी किया। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा आप चेक कर लें, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड पे है, तो ये 25 हमने एज इट इज कॉपी किया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसी तरह एक्यूमुलेटेड 2500 ये हमने कॉपी किया। फिर हमारे पास है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ये 400 है। सैलरीज पेबल 1400 क्रेडिट साइड पे है। इनकम टैक्स एक्सपेंस 9080 है। इसी तरह इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट साइड पे है 9080। सो हमने पहले चार कॉलम यानी कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के दो कॉलम और एडजस्टमेंट के दो कॉलम, इन चार कॉलम को मिला के हमने कॉलम नंबर 5th एंड 6th बनाया है। तो हम देखते हैं कि हमने अपनी जो कैलकुलेशन की है, जो टोटल किया है, वो सही टोटल किया है या नहीं। हो सकता है कोई गलती हो सकता है सही किया हो। तो अब आप यहाँ पे चेक करें, हमारी यहाँ पे मिस्टेक आ रही है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है और दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, एक में 366 आ रहा है और एक में 3, यानी कि 4000 की कोई एंट्री जो है वो हमसे मिस हो गई है। तो हम लाइन से स्टार्ट चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो प्री पेड रेंट है वो ऑफिस सप्लाईज हो गई हमारे पास। प्रीपेड रेंट हम देखते हैं 12,000 में से हमने 4000 माइनस किया तो 8000 आ रहा है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की कोई एंट्री नहीं है, 240 है। 17 टू 8000 में से हमने ये माइनस किया तो आंसर हमारा क्रेडिट पे ही आ रहा है, दिस देन 2000, देन हमने इसको प्लस किया 4000 रेंट एक्सपेंस और रेंट पेबल, रेंट प्रीपेड रेंट हमने 4000 से
क्रेडिट किया और 4000 से डेबिट किया। सो 500 की एंट्री, 2500, और बस जाहिर तो हमने कोई मिस्टेक नहीं की है, फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हमने जो गलती की वो ये की कि डिविडेंड, यहाँ पे ये डिविडेंड्स पेएबल है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिविडेंड सिर्फ डिविडेंड्स है, ये पेएबल नहीं है। ये 2000 डेबिट पे है, तो डेबिट से कॉपी करके हमने किस साइड पे लिखना है, डेबिट पे ही लिखना है। तो यहाँ पे हमारा डेबिट रह गया था, ये हमने डेबिट कर दिया, तो इधर भी डेबिट हो गया, और ये हमने कॉपी करके डेबिट कॉलम में ही हम लेके आ गए। अब अगर हम बैलेंस देखें तो दोनों साइड पे हमारे बैलेंस टैली हो रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, तो इनकम स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट में हम तमाम रेवेन्यूज लेके जाते हैं और तमाम एक्सपेंसेस लेके जाते हैं। जबकि हम बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में हम क्या लेके जाते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी। यानी ओनर्स इक्विटी में हमारे पास क्या क्या चीजें शामिल है, अगर हम रिटेन अर्निंग की बात करें, डिविडेंड्स की बात करें, कैपिटल स्टॉक की बात करें, तो ये सारी हमारी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग या ओनर्स इक्विटी में आती हैं। अब हम जब ये बना रहे होते हैं तो हम कौन सा कॉलम लेते हैं, हमें ये 4 कॉलम की जरूरत नहीं होती, हम इसको हाइड कर देते हैं। क्यों हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ गया। तो जब हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ जाता है तो हमें फर्दर 4, जो उससे प्रीवियस 4 कॉलम होते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं होती। अब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश क्या है। कैश आपका एसेट है, तो बैलेंस शीट में आ गया। अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है, तो बैलेंस शीट में आ गया। ऑफिस सप्लाईज एसेट, प्रीपेड रेंट एसेट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एसेट है, तो बैलेंस शीट में। रेंटल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपका लॉन्ग टर्म एसेट होता है, बैलेंस शीट में आ गया। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में हम लिखते हैं। डिविडेंड्स पेबल लाइबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में लिखते हैं। अनअर्न्ड फीस रेंटल हमारी लाइबिलिटी होती है, अनअर्न्ड फीस रेंटल हमारी लायबिलिटी होती है, तो हमने उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया बैलेंस शीट में। नोट्स पेबल भी लायबिलिटी है। कैपिटल स्टॉक ओनर इक्विटी है, तो ये भी हमारी बैलेंस शीट में जाती है। डिविडेंड्स आपके कॉन्ट्रा ओनर इक्विटी है, तो ये भी हमारे पास कहाँ जाता है, ये भी हमारा बैलेंस शीट में आ गया, क्योंकि ओनर्स इक्विटी की वजह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फीस अर्न, जो रेंटल फीस अर्न है, ये आपका रेवेन्यू है। रेवेन्यू हमारा इनकम स्टेटमेंट में आता है, तो ये हमने इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया। एक्सपेंसेस तमाम आपके इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, तो ये सैलरीज एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस। उसके बाद हमारे पास है ये रेंट एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट में आ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में आ गया। अब इंटरेस्ट पेबल ये आपकी लाइबिलिटी है, तो हम बैलेंस शीट में ले गए हैं। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो फिर ये हमारा कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इनकम स्टेटमेंट के कॉलम में। एक्यूमुलेटेड कॉन्ट्रा एसेट है, तो ये हम कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है, तो ये कहाँ आ गया, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ये हमने लिख दिया डेबिट साइड पे इनकम स्टेटमेंट में। सैलरीज पेबल लाइबिलिटी है आपकी, तो इनकम बैलेंस शीट में चली गई। इनकम टैक्स पेबल आपके, इनकम टैक्स एक्सपेंस पहले तो आपका एक्सपेंस है, तो इनकम स्टेटमेंट में आ गया। और इनकम टैक्स पेबल आपकी लाइबिलिटीज हैं, तो हम कहाँ लेके आ गए, ये हम लेके आ गए बैलेंस शीट में। सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको टोटल करते हैं। तो रेवेन्यू जो हमारा टोटल आ रहा है, वो रेवेन्यू कितना आ रहा है, और फिर हम एक्सपेंसेस को टोटल कर लेते हैं, तो एक्सपेंसेस हमारे कितने आ रहे हैं उसको भी हमने टोटल कर लिया। उसके बाद बैलेंस शीट में हम देखते हैं हमारी एसेट साइड टोटल आ रही है, कितनी आ रही है, तो उसको भी हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं लाइक दिस। और फिर हमारी क्रेडिट साइड है, इसको भी हम टोटल कर लेते हैं, और इसको टोटल कर लिया तो हमारी बैलेंस अमाउंट कितनी आ रही है, लाइक दिस। ये हमने लिख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, हमने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का तरीका ये है कि हाँ, ये हमारे पास रेवेन्यू, ये इनकम स्टेटमेंट है, तो रेवेन्यू का कॉलम है 43,200, और तमाम एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, 29,500। तो रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है,
तो इसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। और नेट प्रॉफिट आप कितना निकालेंगे, हमारे पास जो रेवेन्यू है 43,200, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दें 29,580, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। और नेट प्रॉफिट अगर आपको याद हो तो ये जाके रिटेन अर्निंग में ऐड होता है। तो हम ये रिटेन अर्निंग में जाके क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, या बैलेंस शीट में ऐड हो गया। तो अब आप यहाँ पे चेक करें तो आपकी बैलेंस शीट भी क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए, दोनों कॉलम हमारे बराबर होने चाहिए हैं। और हम ऐड करके देखते हैं, तो अब आप देखिए बैलेंस शीट हमारी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। स्कॉलर आंसर हमारे सिमिलर आ रहे हैं। सो दिस कॉलम, ये हमारा इनकम स्टेटमेंट के भी, तो ये आपकी 10 कॉलम वर्कशीट है। और 10 कॉलम वर्कशीट की खास चीज क्या है कि आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया इनकम स्टेटमेंट में, वो जब ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में, तो दोनों साइड बैलेंस शीट की क्या होनी चाहिए है, टैली होनी चाहिए, ये इक्वल आनी चाहिए। अगर ये इक्वल आ जाती है, इसका मतलब है कि आप थ्रू आउट शुरू से ही ठीक चल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट चीज जो इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूंगी, वो मैं ये बताना चाहूंगी कि अब जब हम अपने लेजर देखते हैं, अनहाइड कर लेते हैं। सो जो हमारे लेजर के बैलेंसेस आ रहे हैं, वो हमारे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के ही बैलेंस हैं। अ, आप चाहे, लास्ट मुझसे किसी ने पूछा था, किसी स्टूडेंट ने, मैंने उसको जवाब भी दिया है अपनी वेबसाइट पे। उसने ये पूछा था कि हम 10 कॉलम वर्कशीट बना लें, यानी अगर हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है तो क्या हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना के एडजस्टमेंट का कॉलम बना लें तो हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस काफ़ी होगा, या हमने लेजर अकाउंट्स बनाने ज़रूरी हैं, यानी कि हमने, अगर हमने जो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं वो लेजर में पोस्ट करनी है, तो दोनों में से कोई एक तरीका भी आप ले लें जो आपके यूनिवर्सिटी में या जो आपके टीचर कराते हैं, वो दोनों तरीके वैलिड हैं। क्यों, अब हम इसको हम देखते हैं कि ये बात जो है, दोनों से क्या आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो अब आप कैश का बैलेंस देखिए 65 है, और यहाँ पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी 65 आ रहा है। या अभी हम कोई सा भी बैलेंस देख लें, सैलरीज एक्सपेंस का बैलेंस आ रहा है 11,800, तो ये देखिए सैलरीज एक्सपेंस 11,800 आ रहा है। या अगर हम देखना चाहें प्रीपेड रेंट का बैलेंस, तो प्रीपेड रेंट का ये देखें बैलेंस आ रहा है 8,000। तो यहाँ पे भी प्रीपेड रेंट का जो बैलेंस आ रहा है वो किधर गया, प्रीपेड, दिस वन 8,000 आ रहा है। इसी तरह अगर आप अनअर्न फीस का देखना चाहें, या कोई भी अकाउंट, अब अनअर्न फीस का जो बैलेंस आ रहा है वो मैं आपको चेक कराती हूँ। अनअर्न फीस का हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस, वो 4,300 है। तो अगर हम अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में चेक करें 4,300, तो ये देखिए 4,300 बैलेंस आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आप एडजस्टिंग एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करें और उससे आप ट्रायल बैलेंस बना लें, या आप 10 कॉलम वर्कशीट के फर्स्ट 3 कॉलम्स बना लें, बात एक ही है। जो सा भी मेथड आप यूज करते हैं, आपके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जो है वो सेम आता है, वो टैली हो जाता है। तो जो सी भी आप अप्रोच यूज करते हैं वो अप्रोच ठीक है। उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, और प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो 13,620 आना चाहिए है। तो वो हम बना के देखते हैं। इससे पहले एक मैं आपको करेक्शन करवाना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाया था, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो हमने लेक्चर 2 में बनाया था, उसमें यहाँ पे देखिए डिविडेंड्स पेएबल क्रेडिट हो रहा है, और ये हम डिविडेंड्स लिखना था हमने यहाँ पे डिविडेंड्स पेएबल, ये टाइपो एरर है, गलती से टाइप हो गया जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। सो इस पे, इससे बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे हमने लिखने में गलती कर दी थी, ये सिर्फ डिविडेंड्स था। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने जो ये सस्क्यू है ना, लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है, इसमें तमाम अकाउंटिंग साइकिल का सीक्वेंस है, आपको सीक्वेंस क्लियर है या नहीं, समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।